नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विजय शक्ति की इस प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में जहाँ तक मुझे याद है शायद हम लोग अदिश और सदिश राशि के बारे में पढ़ रहे थे कि अदिश और सदिश कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना। तो मैंने उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अदिश को कैसे पहचानेंगे और सदिश को कैसे पहचानेंगे। लेकिन चलिए आज मैं उसी अदिश और सदिश की पहचान करने के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे आप तो 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि विकल्प में दे दिया जाएगा 4 ABCD और कहा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश है, या ये कह दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था या तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन याद रखिए उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वहां पे टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ अदिश और सदिश पहचानने के लिए। समझ रहे हैं, अदिश सदिश कहने का मतलब स्केलर और वेक्टर। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो चलिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। वा बा और आड़ा। क्या लिखा हुआ है? वा लिखा है, बा लिखा है और क्या लिखा है? आड़ा लिखा हुआ है। अगर ये तीन में से कोई एक भी अक्षर आपके उस शब्द में लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो सदिश राशि है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण वेग। वेग में वा लगा हुआ है ना, वेग, तो हम क्या कहेंगे कि वेग क्या है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। बल, बल में क्या लगा हुआ है? बल लगा हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे? बल क्या है? सदिश राशि। त्वरण, त्वरण में व लगा हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे? त्वरण क्या है? सदिश राशि। ठीक है। त्वरण में वा भी लगा हुआ है और आड़ा भी लगा हुआ है। कहने का मतलब कम से कम एक अक्षर इन तीन में से कोई लगा होना चाहिए। एक से ज्यादा भी लगा हो सकता है। जैसे त्वरण में देख लीजिए, इसमें वा भी लगा है और आड़ा भी लगा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? सदिश। वा, बा और आड़ा। और अगर ये तीन में से कोई एक अक्षर भी नहीं लगा हुआ है उस शब्द में तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो उस सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है। जैसे देख लीजिए दूरी। दूरी में वा लगा है क्या? नहीं लगा। बा लगा है क्या? नहीं लगा। आड़ा लगा है क्या? नहीं लगा। तो दूरी को हम कहेंगे ये क्या है? अदिश राशि। ठीक। ताप यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहा है। ताप में हम लगा हुआ इन तीन में से एक अक्षर नहीं लगा तो हम कहेंगे ये अदिश राशि। ठीक, समझ में आई कि नहीं समझ में? चाल, चाल में लगा हुआ है वाह बा या आड़ा लगा है? नहीं लगा, तो हम कहेंगे चाल क्या है? अदिश राशि। समझ में आया? अदिश और सदिश पहचानने की ट्रिक आपको समझ में आ गई। ये तीन अक्षर आप याद रखिएगा, वा, बा और आड़ा। अगर ये तीन में से कोई भी अक्षर है, एक भी अक्षर उस शब्द में लगा हुआ है तो आप आंख मूंद के कह दीजिएगा कि ये क्या है? सदिश है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप कह दीजिएगा कि ये अदिश है। ठीक, चलिए लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है, तो यहां पर भी अपवाद है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं।
विभव का। किसका? विभव का। आप मुझे ये बताइए, विभव आदिश राशि है या सदिश राशि? देख लीजिए उसके हिसाब से। आप कहेंगे कि साहब विभव जो है सदिश राशि है, क्योंकि यहां तो वाल लगा हुआ है। जी नहीं, विभव आदिश राशि। आप पूछेंगे कैसे? भाई ये अपवाद है, याद रख लीजिए। क्या? अपवाद। विभव विद्युत धारा द्रव्यमान दाब क्या बोला मैंने? विभव, विद्युत धारा, द्रव्यमान, दाब और घनत्व। 5 है। विभव, विद्युत धारा, द्रव्यमान, दाब और एक 5वां है घनत्व। ये 5 जो शब्द हैं ये अपवाद हैं। होना इनको चाहिए ट्रिक के हिसाब से सदिश। देखिए विभव में वाल लगा, विद्युत धारा में वाल लगा हुआ है, द्रव्यमान में क्या लगा हुआ है? आधा वा यहां पर भी लगा हुआ है, दाब में वाल लगा हुआ है, घनत्व में वाल लगा हुआ है। तो ट्रिक के हिसाब से इनको सदिश होना चाहिए, लेकिन ये सदिश नहीं है। ये क्या है? ये 5 आदिश। समझ में? क्या है? 5 आदिश। कुछ वाह अणा आप याद रख लीजिए, जहां आए आप कर लीजिएगा कि भाई ये सदिश है, ना आए तो आदिश। और ये 5 शब्द याद रख लीजिए कि ये अपवाद है। ये वाह अणा तो ठीक है, लेकिन ये 5 ध्यान रखिएगा, विभवांतर, विद्युत धारा, द्रव्यमान, दाब और घनत्व। अगर ये आ जाए तो आप कह दीजिएगा नहीं ये आदिश है, ठीक है ना, ये सदिश नहीं। यदि ट्रिक के हिसाब से इसे सदिश होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आदिश। नोट कर लिया? समझ गए? यही ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा, ठीक? आप तुरंत 99% उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और बाकी आप चाहें तो पुराना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसके हिसाब से लगाइए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हेवी है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। एक्चुअली वो IIT और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, ठीक है ना? आप इस ट्रिक हिसाब से सॉल्व कीजिएगा, ठीक? चलिए तो मुझे लगता है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि कहें या राशि कहें, दोनों एक ही बात है। या फिजिकल क्वांटिटी कहें, क्वांटिटी कहें, सब वही चीज है, ठीक है? बस कहने के अलग अलग ढंग हैं अपने आप में, ठीक? चलिए अब हम आपको पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। मैंने यहाँ पर आपको जब चैप्टर शुरू किया था बताया था कि भौतिक राशि और मात्रा, तो हमारी राशि तो समझ आ गई आपको। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। मात्रा क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। यहां पर है जिसमें नापा या तौला जाए, जिसमें नापा या तौला जाए, समझ ना, उसे हम कहेंगे मात्रा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इससे। जैसे भौतिक राशि है लंबाई, ठीक है? तो लंबाई को अगर आप मीटर में नाप रहे हैं, हम क्या कहेंगे
कि ये मीटर इस लंबाई का मात्रक है। अगर इसी लंबाई को आप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है। अगर इसी लंबाई को हम फुट में नाप रहे हैं तो हम कहेंगे कि इस लंबाई का मात्रक फुट है। आप देखते होंगे कभी कभी लंबाई को मीटर में नापते हैं, कभी सेंटीमीटर में नापते हैं, कभी फुट में नापते हैं, ठीक है ना। नापने के अलग अलग तरीके हैं। तो जब मीटर में नापेंगे किसी लंबाई को तो हम कहेंगे कि उस लंबाई का मात्रक मीटर है। जब सेंटीमीटर में नापेंगे तो कहेंगे कि उस लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, और जब फुट में नापेंगे तो हम कहेंगे कि उस लंबाई का मात्रक फुट है। चलिए इसी प्रकार से द्रव्यमान का देख लेते हैं। द्रव्यमान को मैंने आपको बता दिया था किसे कहते हैं। हाँ, जब किसी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में तौलेंगे तो हम क्या कहेंगे, उस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। जब हम उसी द्रव्यमान को ग्राम में तौलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि उस द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। और जब हम उसी द्रव्यमान को इसमें तौलेंगे पाउंड में, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे उस द्रव्यमान का मात्रक क्या है, पाउंड है। पाउंड भी एक प्रकार का वजन नापने का, मतलब समझ लीजिए द्रव्यमान नापने का एक मात्रक है। जब वजन और द्रव्यमान कहूं तो आप समझ लीजिए भाई द्रव्यमान की बात कही जा रही है। मैंने आपको वजन और द्रव्यमान डिटेल में समझाया था इससे पहले, ठीक है ना। जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, वैसे पाउंड भी एक यूनिट होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मात्र कि जिसमें नापा या तौला जाए। देखिए नापना कहा जाए, तौलना कहा जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अलग अलग केस में भाई अगर आप दूध लेने जाएंगे तो कहेगा नाप के दे दो 1 लीटर, और वहीं आप चीनी खरीदने जाएगा तो कहेगा तौल के दे दो, है दोनों का सेंस एक ही, ठीक है। तो द्रव्यमान को जब हम किलोग्राम में तौलेंगे या नापेंगे तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। जब उसी द्रव्यमान को हम ग्राम में तौलेंगे तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, और जब द्रव्यमान को हम पाउंड में तौलेंगे तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है, ठीक है। मात्रक आपको समझ में आ गया, जिसमें नापा या तौला जाए वही मात्रक। और ये द्रव्यमान और लंबाई ये तो भौतिक राशि समझ रहे ना। कहने का मतलब कि किसी भौतिक राशि को जिसमें नापा या तौला जाए उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहेंगे, ठीक। चलिए समझ में आ गई कि नहीं। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार लगाना पड़ता है कपड़ा। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए अब हमें पढ़ना है मुख्य रूप से 4 चीज। मैंने आपको राशि पढ़ा दिया, मात्रक भी पढ़ा दिया। अब हमको पढ़ना है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। 4 चीज है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एक्चुअली ये 4 नहीं है। अगर आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, जब आपको मूल राशि समझ में आ जाएगी तो मूल राशि से ही हम समझ लेंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है। और जब मूल राशि से व्युत्पन्न राशि तो हम समझ ही लेंगे, साथ ही साथ जब आपको मूल राशि समझ में आ जाएगी तो मूल राशि से आपको समझ में आ जाएगा कि मूल मात्रक क्या होता है। और जब मूल मात्रक समझ में आ जाएगा तो उससे आपको व्युत्पन्न मात्रक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ हमें समझना है मूल राशि के बारे में। मूल राशि समझ में आ गई, बाकी 3 इसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए दरअसल जो मैंने अभी आपको भौतिक राशि पढ़ाई थी 2 प्रकार की होती है भौतिक राशियां। कितने प्रकार के?
है मूल राशि, ठीक है ना। और एक क्या होती है मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। चलिए अब मूल राशि किसे कहेंगे? कुछ आपने सुना है मूल राशि के बारे में? राशि के बारे में तो सुना है ना, आपको अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। जो मैंने आपको राशि बताई थी डिफरेंट टाइप की, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कुछ को मूल राशि कहा जाता है और कुछ को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो मूल राशि में कह रहा है कि वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशि कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, क्या है इसमें? लंबाई, लंबाई लिखा है या दूरी लिखा है, दोनों एक ही बात, ठीक है ना। समय, द्रव्यमान और भी कई हैं, हम यहाँ तीन समझते हैं, ठीक है ना। तो मूल राशि में क्या कह रहा है? वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशि में क्या कह रहा है? पेशेंस रखिए, बता इसको बता दूंगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, समझ रहे? कह रहा है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशि ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से बनाते हैं, समझे? कैसे? इसमें एग्जाम्पल में है, एक है आपका चाल। आज ये बताइए, आपको चाल का फार्मूला पता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी अगर हमको चाल पता करना है तो हमको दूरी पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। तो उस दूरी में उस समय से अगर हम भाग दे देंगे तो हमको चाल पता चल जाएगी, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि चाल को पता करने के लिए हमें दूरी और समय की सहायता लेनी पड़ेगी। और ये दूरी क्या है? यहां मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि ये दूरी है मूल राशि, और ये समय क्या है? समय भी है मूल राशि। और मैंने यहाँ परिभाषा में आपको क्या समझाया था कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो चूंकि चाल को इन दो मूल राशियों की सहायता से बनाया गया है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि चाल क्या है? चाल एक व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। कहते नहीं है कि फला से फला को डेराइव किया गया है, यानी चाल
को डिराइव किया गया है। किससे डिराइव किया गया है? मूल राशियों की सहायता से डिराइव किया गया। किन मूल राशियों की सहायता से? दूरी और समय की सहायता से। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। लेकिन यहाँ लंबाई, समय और द्रव्यमान में हमें किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें समय पता करना है तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। समय को पता लगाने के लिए हमें लंबाई या द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे कि नहीं? और इसमें एग्जाम्पल है, ताप है, और कई टाइप एग्जाम्पल है फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो कहने का मतलब है कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी मूल राशि अगर आपको पता करनी है, जैसे लंबाई को आपको पता करना है तो आपको डायरेक्ट लंबाई पता चल जाएगा। लंबाई को पता करने के लिए आपको कभी भी समय, द्रव्यमान या ताप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से मान लिया समय को पता करना है तो बाकी अन्य मूल राशियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्रव्यमान को पता करना है तो बाकी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट। और मैंने यही कहा था कि वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती है कहने का मतलब है कि इनको पता करने के लिए बाकी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन व्युत्पन्न वाले में अन्य मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ेगी। चाल के एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है ना कि चाल को अगर आपको पता करना है कि चाल कितनी है तो उसके लिए दूरी और समय की जरूरत आपको पड़ेगी, तभी आप चाल पता कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह नहीं है कि समय आपको पता करना है तो आपको लंबाई और द्रव्यमान की जरूरत पड़े, या द्रव्यमान पता करना है तो समय की जरूरत पड़े, या ताप आपको पता करना है तो आपको लंबाई की जरूरत पड़े। जी नहीं, कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल दें। इसीलिए कह रहे हैं कि मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है ना? और व्युत्पन्न राशियों में क्या होता है? जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आपको समझ में आ गई? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? आ गया कि नहीं समझ में? यहां पर चाल, एक मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ठीक है? चाल के सिवा भी अन्य कई सारे स्थिर हैं, आप पता कर सकते हैं, जैसे दाब है, क्षेत्रफल है, समझ ना? और कई सारे हैं इसके एग्जाम्पल। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ये व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल है। यहाँ पे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ताप है, ठीक है ना? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मूल राशि के। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए, आया कि नहीं समझ में? ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है? चलिए, नोट कर लिया। स्वतंत्र होती है कहने का मतलब समझ में आ गया कि अन्य की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्वतंत्र है। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, इनको जरूरत पड़ेगी अन्य, चाहे चाल हो, चाहे दाब हो, चाहे क्षेत्रफल हो, सबको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? चाल वाले एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया। बाकी दाब, क्षेत्रफल में भी आप समझ लीजिए ऐसा ही कुछ होता है, उनको भी जरूरत पड़ती है अन्य मूल राशियों, तभी उनको निकाला जा सकता। तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि आपको समझ में आ गया? अब हम आपको पढ़ाएंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। अच्छा, आप ये बताइए, मैं अभी जब आपको व्युत्पन्न राशि पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको चाल का एग्जाम्पल दिया। चाल बराबर दूरी बटा समय, मैंने वहां पर आपको समझाया। मैंने आपको ये बताया कि दूरी में जब समय से भाग दे देंगे तो जो हमको मिलेगा वो चाल होगा। ठीक है?
चूंकि फार्मूला होता है कि दूरी बराबर 4/समय। ठीक, और ये दूरी और समय क्या है, ये मूल राशि है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशि बना सकते हैं। हम कह सकते हैं ना कि अगर मूल राशि दी हुई हो तो हम व्युत्पन्न राशि बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? मैं वही तो आपको पहले कह रहा था कि अगर आपको मूल राशि समझ में आ जाएगी तो आपको व्युत्पन्न राशि समझ में आ जाएगी। अब चलिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। या यहाँ पर इसको भी कह सकते हैं, मात्रक तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ ना। तो जैसे वहां पर जब आपको भौतिक राशि पढ़ा दिया था, कि मैंने क्या बताया था कि भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि मात्रक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। मात्रक और मात्रक भी 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब कहेंगे कि मूल मात्रक क्या है, तो देखिए मूल राशि आपको समझ में आ गई थी ना वहां पर। हाँ, अभी आगे चल करके और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मात्रक जब मैंने आपको बताया था तो वहां पर मैंने आपको क्या समझाया था कि भौतिक राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे मात्रक कहते हैं, यही समझाया था। चलिए मात्रक की परिभाषा मैंने आपको बताई, यहाँ क्या कह रहा है, मूल मात्रक। तो इसकी परिभाषा उसी से बना लेते हैं। मात्रक मैंने बताया था कि राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे हम कहेंगे मात्रक। तो मूल मात्रक क्या है, मूल राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए। क्या, मूल राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे हम क्या कहेंगे कि वो मूल मात्रक। तो मूल राशि आपको मैंने क्या बताई थी, उदाहरण यहां भी समझते हैं। लंबाई, तो लंबाई को हम अगर नाप रहे हैं मीटर में, चूंकि लंबाई क्या है, मूल राशि है, और मूल राशि को जिसमें नापा जाएगा उसे हम कहेंगे मूल मात्रक। तो चूंकि यहाँ लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि मीटर क्या है, मीटर मूल मात्रक है। द्रव्यमान को अगर हम मान लिया किलोग्राम में नाप रहे हैं, आपको पता है कि द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, तो ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक होगा। समय को अगर हम नाप रहे हैं सेकंड में, समय आपको पता है कि समय क्या है, मूल राशि है, तो समय का मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक। सीधा सा है, राशि का मात्रक मात्रक। राशि को जिसमें नापा जाए उसे हम कहेंगे मात्रक, मूल राशि को जिसमें नापा जाए उसे कहेंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि को जिसमें नापा जाएगा उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। कुछ नहीं, बस शब्दों का खेल है। ये मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है, तो ये मूल मात्रक, ये मूल मात्रक, ये मूल मात्रक। इधर ये मूल राशि लिखी हुई है, इधर ये मूल मात्रक लिखा है। ठीक है, समझ गया, समझ में आ गया कि नहीं आपको कि मूल मात्रक किसे है।
समझ गए ना? चलिए यहां समझिए, या चाहे तो नोट कर लीजिए। एक चीज मुझे इसमें आपको कुछ और बताना था, उसमें मिस कर रहा हूं। हाँ, यहाँ समझ। एक चीज बताइए, जब मैं आपको वहां पर मूल राशि पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, याद रखिएगा, ये 3 ही नहीं और है यहाँ, तो मैंने आपको 3 ही समझाया। ये क्या है? मूल मात्रा। जब मैं वहां पर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको मूल राशि पढ़ाया था। मूल राशि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी कि किसी मूल राशि को पता करने के लिए, किसी मूल राशि को बताने के लिए अन्य मूल राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मूल मात्रक में भी आप कह सकते हैं कि मूल मात्रक भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक ना? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यानी हमको कोई मूल मात्रक मीटर बनाना है तो हमें किलोग्राम या सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। या हमें किलोग्राम बनाना है तो हमको बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हमें सेकंड बनाना है तो हमको बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम स्वतंत्र। जैसे मूल राशि लंबाई के लिए बाकी इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट पता कर सकते हैं, वैसे मात्रा में भी। ठीक है ना? तो 2 परिभाषा एक टाइप से यहाँ पर निकल रही है। तो मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उन्हें मूल मात्रक कहेंगे, मूल राशि को। ठीक है ना? और मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सही। इसी प्रकार से यहाँ एग्जाम को समझते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक, वही परिभाषा आपको व्युत्पन्न राशि समझाई थी ना आपको वहां पर, समझाई थी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों को मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। यानी कि मूल राशियों के जिसमें नापा या तौला जाए उन्हें मूल मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। इसको ये भी कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए वही चीज है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और ज्यादा स्पष्टीकरण कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब व्युत्पन्न राशि मैंने आपको वहां पर पढ़ाई थी ना, कुछ एग्जाम्पल दिया था ना व्युत्पन्न राशि का। कौन सा था? चाल। ठीक है। तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि। चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये मीटर प्रति सेकंड क्या है? ये मीटर प्रति सेकंड जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है। एक मैंने आपको वहां पर एग्जाम्पल बताया था, दाब, व्युत्पन्न राशि। ठीक है ना? तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या है? ये व्युत्पन्न मात्रक है। इधर व्युत्पन्न राशि लिखी हुई है, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक? ठीक है कि नहीं? ठीक।
यहां पर भी वही चीज फॉलो कीजिए। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि मूल राशि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, तो मूल मात्रक भी एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। वहां पर आपको मैंने क्या बताया कि व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि को पता करने के लिए हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वैसे प्रकार से यहाँ पर है व्युत्पन्न मात्रक को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूल मात्रकों की जरूरत पड़ेगी। यहां से ये जैसे चाल है, एग्जाम्पल लीजिए। चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, यानी यहाँ पर हमें मीटर की भी जरूरत पड़ी और सेकंड की भी जरूरत पड़ी। मीटर क्या है, मूल मात्रक है, और सेकंड क्या है, मूल मात्रक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हमको दो मूल मात्रकों की जरूरत पड़ी, मीटर की भी और सेकंड की भी। ठीक ना, वही चीज को मैं आपको कह रहा हूं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, ये एक व्युत्पन्न मात्रक है ना, मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर और सेकंड दो मूल मात्रकों का यूज करके बनाया गया है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि मीटर प्रति सेकंड ये जो व्युत्पन्न मात्रक है, ये मीटर और सेकंड नामक दो मूल मात्रकों का यूज करके बनाया गया है। इसी प्रकार से दाब वाले में भी वही है, अन्य में भी वही सब है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के आपको देखिए, अब निचोड़ आप समझिए। आपको राशि समझ में आ गई, क्या बताया था कि जिसे नापा या तौला जा सके उसे हम राशि कहेंगे। राशि के बाद आपको आया मात्रक। उस राशि को जिसमें नापा या तौला जाए उसे कहेंगे मात्रक। राशि मात्रक क्लियर। अब समझते हैं मूल राशि। मूल राशि क्या होती है, मूल राशि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इनको पता करने के लिए अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट पता कर सकते। व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि को पता करने के लिए हमें अन्य मूल राशियों की जरूरत पड़ेगी। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या है। अब मूल मात्रक समझिए। मात्रक तो समझ में आ गया कि राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे मात्रक कहेंगे। तो मूल राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे हम कह देंगे मूल मात्रक। इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियों को जिसमें नापा या तौला जाए उसे कह देंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि मूल मात्रक जैसे मूल राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वैसे मूल मात्रक भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जैसे आपका जो है व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती हैं, उनको पता करने के लिए हमको अन्य जो है मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को पता करने के लिए हमें अन्य मूल मात्रकों की जरूरत पड़ती है। इसी चार वाले एग्जाम्पल को हर जगह फिट कीजिए। देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड, हमको दो चीजों की जरूरत पड़े ना, ये दोनों क्या है, ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल। तो हम क्या कह देंगे, ये पूरा क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, बाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये शुरू के दो चैप्टर जो है आपको नॉर्मली पढ़ने, मेन आपका कॉन्सेप्ट तीसरे चैप्टर से आएगा, जब न्यूटन वगैरह आएगा तब वहां से। ठीक है, समझ गए आप। चलिए,
ना आपको समझ में आ गया? इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपको, और बाकी जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बचे हुए हैं उसको वहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है?